हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द सोशल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं 10th मैथ्स 1 का अलजेब्रा मतलब प्रीलिम्स एग्जाम का कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर। अब प्रीलिम्स एग्जाम क्या होते हैं? प्रीलिम्स एग्जाम वो एग्जाम होते हैं जो आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के पहले स्कूल में कंडक्ट किए जाएंगे। आप कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस एग्जाम है जो स्कूल में होने वाले हैं, और उस एग्जाम का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको ये सुंदर सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है मेरे साथ। उसके लिए आपको एक नोटबुक निकालना है एंड यू हैव, आपको एक पेन इस्तेमाल करना है, पेंसिल इस्तेमाल करनी है, स्केल इस्तेमाल करना है, और मेरे साथ में हर एक क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर डाउट होगा तो मेरा वो सॉल्यूशन आप देख लेना। तो इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस होने वाली है अलजेब्रा एग्जाम के इस पेपर के थ्रू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर जिसपे मैंने बहुत मेहनत की आपको पहुंचाने के लिए। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, जिसके साथ शेयर करना है तुरंत शेयर करो। टेलीग्राम के चैनल की लिंक एंड व्हाट्सएप के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के रिलेटेड, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साइंस की वन शॉट आईएमपी भी अपलोडेड है, उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद दिस पेपर। एक बार आप पेपर का ओवरव्यू ले लो। इस पेपर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओके। ये आपकी एक प्रैक्टिस के लिए होने वाला है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, आपके सामने पेश है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और चारों के चारों आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे से पहले सॉल्व करना है। मान लो कैसे करना है, जैसे कि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में इस तरीके से टाइप कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में का, ए में का फर्स्ट का जो आंसर है वो जो भी ऑप्शन होगा आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑप्शन को टाइप कर लेना। इस तरीके से आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन गाइस। लुक एट दिस। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है और x का वैल्यू आपको -5 दे रखा है, और x का वैल्यू -5 देने के बाद आपको यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखा है उसमें जहां पे x लिखा वहां पे x की वैल्यू डाल देंगे। तो शुरू देखो कैसे करेंगे। इक्वेशन क्या दे रखा है, दैट इज 2x माइनस ऑफ 6y इज इक्वल टू 14। परफेक्ट है। अब x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, x के जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, -5। तो x के जगह पे पुट कर दिया -5। हमेशा ब्रैकेट बना के बाद में वैल्यू पुट किया करो, साइन का कभी भी आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, ये कितना हो जाएगा, परफेक्ट -10 बराबर ना, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं प्लस माइनस का तो -10 हो जाएगा एंड इक्वल टू 14। -10 इक्वल टू किधर आके हो जाएगा, +10, तो 14 +10 हो गया, और इधर बच जाएगा आपका -6 ऑफ y। तो ये देखो प्लस करने के बाद 24, ये -6 ऑफ y, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन -6। 24 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा 4, और नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो डिवीजन में जब प्लस माइनस अलग अलग साइन होते हैं तो फाइनल आंसर भी क्या लगता है, माइनस लगता है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर कमेंट करके दिखाया था। ग्रेट गाइस, ग्रेट। तो ऑप्शन नंबर बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर -4 दैट इज ए। कितने लोगों ने ए किया था, उनका सही चल रहा है, ठीक है ना। पहला आंसर आपने मतलब पहला ओपनिंग आपने अच्छी की क्वेश्चन के लिए। क्या बोला है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपको बोला है आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। और आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मदद से आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है उसको एज इट इज हम लिख देंगे, बराबर। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है किसके साथ में, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। देखो ये तो एमसीक्यू तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं तो आपको समझाने का काम कर रहा हूं ना। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में। कंपेयर करने के बाद आपको समझेगा यहाँ से कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। जरा देखना, जरा यहाँ पे a लिखा हुआ है और यहाँ पे a के जगह पे √2 लिखा हुआ है, तो a का वैल्यू आपको समझ में आ गया, यहाँ पे होगा √2, बराबर कि नहीं। यहाँ पे b लिखा हुआ है, लुक एट दिस, यहाँ पे b लिखा हुआ और यहाँ पे -5, साइन का ध्यान रखना, -5, तो b का वैल्यू हो जाएगा -5। परफेक्ट, ओके। और उसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे c लिखा हुआ और यहाँ पे √2 लिखा है, तो c का वैल्यू हो जाएगा √2।
तो आपने एबीसी का वैल्यू निकाल दिया। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से और फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। अब जहां पे जो वैल्यू पुट करनी है वो आपको पुट करनी है, तो बी के जगह पे हम बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी मैं वहां पे सिर्फ ब्रैकेट बना रहा हूँ, 4 ए के जगह पे ए का वैल्यू, सी के जगह पे सी का वैल्यू। चलो अब वैल्यू पुट करो। तो बी का वैल्यू कितना है आप देख पा रहे हो, बी का वैल्यू -5 है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे -5। अब यहाँ पे हमें ए का वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आप देख पा रहे हो √2 है यहाँ पे, तो ए का वैल्यू √2। और सी का वैल्यू कितना है, परफेक्ट, सी का वैल्यू है √2, तो ये हो गया हमारा √2। इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है ना। अब आप बताओ, -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25, ये -5, √2 इंटू √2 कितना होता है दोस्तों, यस 2 होता है। √2 √2 2, √3 3, √4 4। ध्यान रखना, समझ में आया, दो बार रूट आ रहा सेम नंबर का तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा उसका। अब 2 आ गया, ये 2 और ये 4 मिलके कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और आप माइनस करोगे तो यू विल गेट आंसर 16। ये आ गया, जय माता दी। 16 आ रहा है क्या, कुछ अलग आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है ना, क्या आ रहा है देखो, 25 माइनस 8 करना है, तो 8 करोगे यहाँ पे तो 5 गया, 3 गया, 17 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 17। बात समझ में आ गया, परफेक्ट। इतना सिंपल है, तो डेल्टा का वैल्यू आगे 17 डिस्क्रिमिनेंट हो गया आपका। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, द 5 मल्टीपल ऑफ 3, क्या निकालना है आपको, सम निकालना है किसका, 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के टेबल में जो पहले 5 नंबर आते हैं उनका आपको सम निकालना है। तो 3 के टेबल में सबसे पहले 5 नंबर कौन से आते हैं, पहला तो खुद अपने आप में 3 आता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, फिर क्या आएगा 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। ये पहले 3 के टेबल में आने वाले पहले 5 नंबर हो गए, इनका आपको सम निकालना है। क्या आपने एसएन का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कमेंट में हाँ या ना बोलना। हाँ जी, देखो अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 2a प्लस, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो बहुत बड़ा वाला हो जाएगा, यहाँ पे छोटा वाला लगेगा। छोटा वाला कौन सा है, a प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये इस्तेमाल करना, आपको सब मिल जाएगा। पहले देखो भाई एपी है, हाँ यार 3 का टेबल निकालते, हर कोई भी टेबल एपी होता है, डिफरेंस तो सेम ही होता है ना टेबल के अंदर। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 का टेबल है तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली 3 का ही रहेगा। और लास्ट टर्म क्या है, पांचवा टर्म क्या है, तो हमारा पांचवा टर्म है यहाँ पे 15। सिंपल है। अब इनका हमें सम निकालना, पांचों के पांचों का सम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस जो एस एन हमने लिखा है, एन का वैल्यू कितना डाल देंगे, 5 डाल देंगे, और यहाँ पे भी एन का वैल्यू 5 आ जाएगा। क्या बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म कितना, परफेक्ट 3 है, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है 15। तो ये हो जाएगा 5/2, और ये 18 हो जाएगा, तो माइनस कर डिवाइड करेंगे ये 1 सा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 45। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ 3 इज 45। परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर देखो आप भैया, ऑप्शन देखो, मार्किंग करना मत भूलना, सी। ठीक है, लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जीएसटी में नंबर बताना है। चलो भाई, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कमेंट कर लो कि भाई जीएसटी नंबर्स के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, और उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जीएसटी नंबर के अंदर क्या पैन कार्ड का नंबर होता है। हाँ होगा तो यस लिखना, और होता है तो पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, 10 डिजिट, 11 डिजिट, 12 डिजिट, 13 डिजिट, वो भी कमेंट करना। तो ये होगा आपके लिए चैलेंज नंबर 1, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने बहुत वीडियो में किया, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का बी 4 मार्क्स के लिए सवाल आएगा, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। लुक एट दिस, दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोला है आपको यहाँ पे, द एनएवी ऑफ द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो भी आप खरीदते हो, जैसा शेयर मार्केट में क्या खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, बराबर कि नहीं। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में आप क्या खरीदते हो, यूनिट खरीदते हो। म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी को हम यूनिट बोलते हैं। मैंने 2 यूनिट खरीदे म्यूचुअल फंड के, मैंने 4 यूनिट खरीदे म्यूचुअल फंड के, बराबर ना। और उस म्यूचुअल फंड के यूनिट की जो कॉस्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनएवी। क्या बोलते हैं, एनएवी। कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एनएवी। बात समझ में आया, कॉस्ट को बोलते हैं एनएवी। तो यहाँ पे बोला है द एनएवी ऑफ द यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड इज 10 रुपीज। मतलब अगर हम म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे तो एक यूनिट का प्राइस कितना है, 10.65। कितना प्राइस है, 10.65। फाइंड द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू बाय 500 सच यूनिट। तो सिंपल फॉर्मूला यार, आप समझ गए। अगर एक का यूनिट का प्राइस पता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फंड्स कितना हो जाएगा, परफेक्ट,
NAV मतलब एक यूनिट का प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। चलो भाई, एक यूनिट का प्राइस कितना है? एक यूनिट का प्राइस आपको यहाँ पे दिखता है 10.65, तो एक यूनिट का प्राइस हो जाएगा 10.65। और आपने कितने यूनिट खरीदे हैं? परफेक्ट, आपने 500 यूनिट खरीदे, तो ये हो गया आपका 500। देखो थोड़ा सॉल्व करते समय में थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो की वजह से ये पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट से, तो ये बन जाएगा 1065 इंटू, यहाँ पे 2 जीरो का काम हो गया, 5 बचेगा। 10065 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो साइड में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 10065 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको करना है, तो ये 25 2 कैरी 30 32 3 कैरी 0 3 और ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 5325 एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो अमाउंट ऑफ फंड्स कितना हो जाएगा? 5325 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, आपको T2 में से T1 माइनस करना है, तो यहाँ पे ये T2 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका T1 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा, बराबर कि नहीं? तो आपको 2-3 बार काम कर लेना है, तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। चलो भाई, T2 का वैल्यू यहाँ लिखो, T1 का वैल्यू यहाँ लिखो, माइनस कर लो। चलो T2 का वैल्यू क्या है? 3 प्लस रूट 2, T1 का वैल्यू क्या है? 3, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस रूट 2 माइनस ऑफ 3, 3 से 3 कैंसल, आंसर आ जाएगा रूट 3। एक बार और कर लो, T3 माइनस T2, तो T2 का T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू कितना? परफेक्ट 3 प्लस 2 रूट 2, और T2 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस रूट 2 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखो 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस की वजह से अंदर सबका साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस रूट 3 हो जाएगा और ये माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये कैंसल, 2 रूट 2 में से एक बार रूट 2 गया, तो कितनी बार रूट 2 बचा? एक बार रूट 2 बचा। तो आप देख पा रहे हो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में कोई गलती किया क्या मैंने? हाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पे क्या है? रूट 2 है ना, तो ये आंसर रूट 2 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कॉमन डिफरेंस रूट 2 आया। आया कि नहीं आया? इसका मतलब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, फाइनली लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2। आप फाइनली इस तरीके से आंसर कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। क्या है यहाँ पे? आपको निकालना है एनएस। कैसे निकालते हैं एनएस? बहुत बढ़िया, एनएस के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता सभी को? हाँ, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यहाँ पे ए इवेंट आपको दे रखा है ना, देखो यहाँ पे ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। पी ऑफ ए कितना दे रखा है? 1/5, और एन ऑफ ए कितना दे रखा है? 2, और एन ऑफ एस हमें निकालना है। सिंपली क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे एन ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 10, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10 आ गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड करना ही पड़ेगा मेरे को। द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू द वैक्सीनेशन डन इज शोन इन द पाई डायग्राम। तो मतलब एक सिटी में कितने वैक्सीनेशन हुए हैं उसको पाई डायग्राम के थ्रू दिखाया, मतलब जो भी है क्लासिफिकेशन पर्सन अकॉर्डिंग टू वैक्सीन डन इज शोन इन द पाई डायग्राम, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ एंगल फॉर द पर्सन टेक कोविशील्ड वैक्सीन इफ दे वर 40%। अगर कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले लोगों का परसेंटेज 40% है, तो उनका सेंट्रल एंगल क्या होगा? मेजर्स एंगल क्या होगा? बीच में जो एंगल्स होता है, हम पाई डायग्राम में जो एंगल शो करते हैं, तो उस 40% के करस्पॉन्डिंग वो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा वो आपको बताना है। सिंपल है। क्या करेंगे यहाँ पे? देखो ध्यान देना, 40% बोला ना, मतलब टोटल 100 में से होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है मेजर्स ऑफ एंगल इज इक्वल टू 40 कितने में से? परफेक्ट 100 में से। और हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वेरी गुड, 360 से हम मल्टीप्लाई करते हैं सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, क्या बच गया? 4 इंटू 36। तो यहाँ पे 4 इंटू 36 करोगे तो आपको 36 टू कितना होता है? 72, और 72 का डबल कितना हो जाएगा? 144 डिग्री। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल एंगल मिल जाएगा 144 डिग्री। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 40% के करस्पॉन्डिंग आपको सेंट्रल एंगल बताना था पाई डायग्राम में कितना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको 4 मार्क्स दिलाएगा, और यहाँ पे आपको टोटल 2 एक्टिविटी कंप्लीट करना है। कितना एक्टिविटी कंप्लीट करना है? 2 एक्टिविटी। 2 एक्टिविटी का सही आंसर करने के बाद आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है -7/5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको दिया हुआ है -7/5, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया है। इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है। देखो
अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया है तो रूट का वैल्यू आप उसके वेरिएबल के जगह पे पुट कर सकते हो। तो वेरिएबल यहाँ पे कौन है, वेरिएबल यहाँ पे है हमारा m। तो m के जगह पे आप -7/5 पुट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पुट कर रखा आप देख पाओगे। तो इस वाले m के जगह पे भी हम पुट कर देंगे क्या, -7/5। अब चलो ये पूरा कैलकुलेशन करके आपको आंसर लिखना है, तो इसका पूरा कैलकुलेशन आप कर लो साइड में। चलो अपन साइड में कर लेते, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे 5 इंटू, चलो 7 का स्क्वायर 49 और नीचे कितना है 5 का स्क्वायर 25। अब आप बोलोगे माइनस कहाँ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, गायब हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचेगा 5 1 जा 5 5 जा, तो कितना बच गया 49/5। अब 49/5 को 14 माइनस डिवाइड बाई 5 से माइनस करना है, तो 49 माइनस 14 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 3 हो जाएगा, तो वो मिल जाएगा आपको 35/5। 35/5 मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे 7, कितना लिख सकते थे 7। 7 इक्वल टू किधर आके हो जाएगा -7। तो इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये चार्ट पूरा कंप्लीट करना, आपको एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे रखा है। सिंपली ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन करते समय y को सेपरेट करना है। क्या करना है, y को सेपरेट करना। कैसे करेंगे y को सेपरेट, ध्यान देना। इक्वेशन आपको दे रखा है 7x + 3y = 15। तो पहले 7x को इधर भेज दो, तो प्लस का 7x हो जाएगा -7x और इधर बचेगा आपका 3y। परफेक्ट। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, आप y को इधर ही रखो और यहाँ पे y को अकेला करना है, तो इस वाले 3 को हमें इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब जो भी आपको x का वैल्यू दिया है, जो भी आपको y का वैल्यू दिया है, वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है सिंपली। तो कैसे करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट, तो आप यहाँ पे इसको और एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा इस वाले केस में। बाकी ये वाला केस ग्राफ बनाते समय यूज ज्यादा अच्छे से होगा। वो तरीका क्या है, आपको इक्वेशन को एज इट इज आपको लिख लेना है। क्या है इक्वेशन, दैट इज 7x + 3y = 15। और जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, सबसे पहले आपको y का वैल्यू दे रखा है, तो आप बोलोगे पुट y = 5। y का वैल्यू आपने कितना पुट कर दिया, y का वैल्यू आपने 5 पुट कर दिया। तो जहां पे y लिखा है वहां पे आप पुट कर दोगे कितना 5, और एज इट इज सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दोगे, तो ये 15 हो जाएगा। इधर 15 लिखा है और इधर 7x लिखा है, 15 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस ऑफ 15, 0 हो जाएगा, 7x = 0। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0/7 मतलब आंसर कितना आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया। तो पहले वाले टेबल का आपका कंप्लीट हो गया कि x का वैल्यू 0 आएगा जब y का वैल्यू 5 होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0,5। उसी तरीके से दूसरे वाले केस में आपको क्या करना है, दूसरे वाले केस में भी वापस से एक बार आपको इक्वेशन एज इट इज कॉपी करना है। क्या है इक्वेशन, दैट इज 7x + 3y = 15, बराबर कि नहीं। और यहाँ पे आपको x का वैल्यू दे रखा है, इस वाले केस में आपको x का वैल्यू दे रखा है, तो आपको x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर लेना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट कर दोगे 2, और आपको y का वैल्यू यहाँ पे फिगर आउट करना है। तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 3y प्लस है ना, यहाँ पे ध्यान रखना = 15। ये इधर आ जाएगा, तो आप देख पा रहे हो 15 में से 14 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो y का वैल्यू आ चुका है आपका 1/3। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे 1/3 और यहाँ पे लिख देंगे 2,1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल है। तो इतना साधारण सिंपल तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपको निकालना है क्या 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 क्या। देखो भाई, ये है मीडियन का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, मीडियन। आपको बट एक्टिविटी बेस्ड फॉर्म में दिया, तो आपको इतना टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है। लुक एट दिस, आपको निकालना है मीडियन यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए, इससे एक्टिविटी बेस में नहीं आए और डायरेक्ट आ गया तो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम करना है। सारे फ्रीक्वेंसी का अगर आप सम करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा फ्रीक्वेंसी का सम 100 आते होंगे, करेक्ट है। अब उस 100 का आधा करोगे तो आपको 50 दिखेगा। 50 दिखने के बाद आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 50 के पास वाला नंबर 50 के बराबर या 50 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 54 है। समझ में आया। और जैसे ही आपको ये बड़ा वाला नंबर मिले, इसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। दिस इज द मीडियन क्लास। तो आपको यहाँ पे अपना मीडियन क्लास मिल चुका है, बराबर कि नहीं। इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर
मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी है यहाँ पे 24, और इसको हम बोलते हैं सी एफ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास के पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन में पुट करने के लिए सी एफ का वैल्यू मिल गया। सी एफ यहाँ पे जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं एफ। बात समझ में आया? मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? एफ। इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट मतलब एल, बराबर। और यहाँ पे 60 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है, इसको बोलते हैं एच, क्लास इंटरवल। मतलब क्लास के बीच में कितने का गैप है? 20 का गैप है ना, करेक्ट है। सारी वैल्यू को यहाँ पे देखो आपको लिख के रखी हुई है, परफेक्ट। सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में आपको पुट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, किसका वैल्यू पुट किया है? n/2 माइनस सी एफ। तो n/2 का वैल्यू कितना है? n/2 का वैल्यू कितना है? 50 है। लो भैया 50 पुट कर दिया। और सी एफ का वैल्यू कितना है? सी एफ का वैल्यू आप यहाँ पे देख पाओगे 24, तो माइनस ऑफ 24 पुट कर दिया। 50 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, सही है। तो ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 0 से 0 हो जाएगा कट, सही। कितना बचेगा? 26 इंटू 2, देखो मैं इसको साइड में कर रहा हूँ आपके लिए। 26 इंटू 2 हो जाएगा 52, और नीचे बच जाएगा आपका 3। अब 52 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 52 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 2, 3 7 जा 21, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। अब देखना आंसर को लिखना कैसा, लिखते समय ध्यान देना। 17 आया ना, यहाँ पे आपको 17 लिखना है, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। आपको 17 लिखना है। रिमाइंडर कितना आया? 1, वो आपको ऐसा ऊपर लिखना है, और जो भी आपका डिवाइजर था उसको नीचे ऐसा 3 लिखना है। तो 17 1/3। 14 को 17 के साथ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 47 ऑफ 1/3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। 47 अपॉन 1/3, ये तो गंदा ही हो गया पूरा। हाँ, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 47 ऑफ 1/3, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर करना है, सिंपल। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का भी टोटल 8 मार्क्स के लिए सवाल है, और आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल है, क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करके dx और dy का वैल्यू निकालना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ dx एंड dy साइमल्टेनियस इक्वेशन, दे आर सॉल्व्ड बाय द क्रैमर्स। चलो, तो सबसे पहले काम है हमारा इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करना है। -11 और 2x + 4y इज इक्वल टू -10, बराबर। अब इस इक्वेशन में इसको हम बोलते हैं a1, इसको b1, इसको c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2। किसको बोलते हैं? मतलब इन कोएफिशिएंट को, ठीक है ना। ये जो कोएफिशिएंट आगे लगे ना, इनको हम वैल्यूज के नाम दे दिए। अब सबसे पहले हमें निकालना है dx। तो dx का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, dx लिखते समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट नॉर्मली लिखते हैं, y का कोएफिशिएंट हम नॉर्मली लिखते हैं। बट जब आप dx लिख रहे हो, तो वहां पे आपको x का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। क्या लिखना है? कांस्टेंट लिखना है। तो कांस्टेंट की कोएफिशिएंट क्या? -11 और -10, तो ये हो जाएगा -11 -10। और y के कोएफिशिएंट क्या है? y के कोएफिशिएंट आप देख पा रहे हो 3 और 4, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 एंड 4, ठीक है। अब आपको पता कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये -44 हो जाएगा, और ये 3 और -10 -30 हो जाएगा। साइन का ध्यान पूरा रखना। तो ये -44 माइनस माइनस हो जाएगा +30, ये आएगा आपका -40, सिंपल। उसके बाद क्या निकालना है? dy आपको निकालना है। तो सेम नॉर्मली वापस जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, नॉर्मली x लिखते हैं और y लिखते हैं, लेकिन dy लिखते समय आपको y का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। y की जगह पे क्या लिखना है? कांस्टेंट लिखना है। और x की जगह पे x लिखना है। तो x के कोएफिशिएंट क्या है? अच्छे से बता दो। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, और y की जगह पे कांस्टेंट, तो -11 और -10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला और ये दूसरा में माइनस करना है, तो पहला हो जाएगा -50 और दूसरा हो जाएगा -22। तो ये हो जाएगा -50 + 22। -50 और +22 कितना हो जाएगा? तो इसको आप ऐड करोगे तो दिस इज बिकम योर 28। बड़े वाले का साइन मत भूलना दोस्तों, दैट इज -8। तो हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से जितना इस क्वेश्चन में बोला था कि भाई dx और dy का वैल्यू निकाल दो, हमने निकाल दिया है, सिंपल। फैक्टराइजेशन की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे।
क्या आपने अपने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी का स्क्वायर? हाँ जी पढ़ा। क्या होता है? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, उसको एक्सपांड करो भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू किधर 25। चलो भाई वैल्यू डाल दो। a का वैल्यू क्या है 2x, a का वैल्यू क्या है 2x, b का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 3। 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो 2 इंटू 2 4 और 4 3 12, ये 12x और ये हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू 25। 25 प्लस में इधर आगे माइनस हो जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 25 9 माइनस 25। चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 बड़े वाले का साइन। परफेक्ट है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है। ये तीनों नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, तो पूरे इक्वेशन को आप दोनों साइड में क्या करते हो 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, बराबर है ना। तो ये आपका बन जाएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और सबको डिवाइड करना है हमें 4 से। तो क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर पहला, 12 को 4 से करोगे तो 3 बचेगा, तो 3 ऑफ एक्स और 16 को करोगे तो 4 बचेगा। सिंपल है। अब आपको अपने मन में सवाल पूछना है कि भाई यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस माइनस बोला सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है 3। तो ऐसे दो नंबर बताओ मल्टीप्लाई करके 4 और सब्ट्रैक्ट करके 3 आता हो। वेरी गुड। 4 वन जा 4 तो 4 आता है और 4 में से 1 को माइनस करूँ तो 3 आता है। इस पे ध्यान देना, इसको पुट करना है आपको यहाँ पे एज इट इज। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने 1 पुट नहीं किया, यहाँ पे देखो 1 है तो 4 माइनस 1 मैंने पुट किया देखो यहाँ पे और पीछे x लगा दिया। सिंपली अब दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में से देखो माइनस कॉमन निकलेगा जो आगे लगा हुआ है, तो माइनस कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 4। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए। आ रहे दोनों ब्रैकेट सेम, परफेक्ट। अब देखना जरा, इस ब्रैकेट को मिला के x प्लस 4 को मिला के एक ब्रैकेट बनेगा और यहाँ पे x और यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब -1, तो x माइनस 1 को मिला के एक ब्रैकेट बनेगा, इक्वल टू किधर आ जाएगा 0। परफेक्ट है, अच्छे से कर लोगे बढ़िया से टकाटक। अब जरा ध्यान देना, ये x प्लस 4 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये x प्लस 4 0 के बराबर कर देंगे और ये x माइनस 1 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू -4 आ जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू आपका +1 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे दो x का वैल्यू मिल चुका है, एक मिला है -4, एक मिला है +1। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया से प्यार से सॉल्व करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो। बहुत, मेरा 50K का टारगेट है। अगर आप वीडियो की यहाँ तक पहुंचे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने ये वाला यहाँ तक पहुंचे, मुझे पता चल जाएगा ये स्टूडेंट वीडियो के इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, मेरा चेक करने का तरीका है। कमेंट करके इसका आंसर बताना। 20 माइनस सिंपल सा दे, हार्ड देते हैं, अजीब वाला देते हैं। ओके सिंपल वाला देते चलो। 5 इंटू 8, इसका आंसर कमेंट करके बता दो, तो मैं समझ पाऊंगा कि ये लोग वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि जो लोग पहुंचे होंगे उनको ही पता है कि मैंने ये दिया था, बराबर। वीडियो के यहाँ तक पहुंचे तो जल्दी से जल्दी ये वाला कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा ना, सारे दोस्तों को शेयर करो यार। 50K का टारगेट है अपना, 50K होना चाहिए किसी भी करके, ठीक है। ओके नेक्स्ट हो जाएगा, कर लेना, आप लोग के हाथ में, आप लोग कर सकते हो। Aparna Medical supplies the medicines on the medicines at the rate of GST 12%। कितना GST रेट, GST का रेट कितना है, GST का रेट है 12%। लुक एट दिस, 12% है। प्राजक्ता परचेज द मेडिसिन हैविंग द कॉस्ट ऑफ 732, हाउ मच अमाउंट शी पे, CGST और SGST। बड़ा सिंपल है यार, देखो CGST और SGST क्या होता है, जीएसटी का जो भी जीएसटी का परसेंटेज है वो आधा CGST होता है, आधा SGST होता है। तो पहले मुझे बताओ कि रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ GST कितना दे रखा है, रेट ऑफ GST कितना दे रखा है 12%, तो रेट ऑफ CGST कितना हो जाएगा, परफेक्ट। रेट ऑफ CGST, बहुत आंसर सही कर रहे हो, वेरी गुड। जीएसटी का आधा, जीएसटी का आधा मतलब 12 का आधा, तो वो हो जाएगा 6%। और जितना CGST है उतना ही रेट होता है रेट ऑफ SGST, एंड विच इज इक्वल्स टू अगेन 6%।
तो आपको एक कोई निकालना, दूसरे का आंसर पता चल जाएगा, सेम ही तो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो शी पे सी जीएसटी, अमाउंट शी पे सी जीएसटी, सी जीएसटी के लिए कितना अमाउंट पे करेगी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी विच इज इक्वल्स टू 6% ऑफ 732। तो मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ, आगे पीछे कर दिया 730 को, 732। तो कैसे करेंगे, 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 7.732, सिंपल है। अब देखो दो जीरो लगे हुए हैं, तो दो बार पॉइंट पीछे शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर पॉइंट मत लगाना, नीचे लगाना, वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। परफेक्ट। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट सीजीएसटी। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो यहाँ पे 7.32 मल्टीप्लाई बाय 6, 12, 1 कैरी 18 और 19, 1 कैरी 6 7 42 और 1 43। परफेक्ट है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 43.92। देखो एक बार 12 6 18 1 कैरी 6 7 42 43, तो ये आ चुका है आपका सीजीएसटी का अमाउंट। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ एसजीएसटी वो होता है सीजीएसटी के बराबर ही, तो वो भी हो जाएगा आपका 43.32। तो ये दोनों आंसर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ लेना। ओके, लुक एट दिस। कितने शेयर खरीदे, 50 शेयर खरीदे हैं, मार्केट वैल्यू कितना है, 25 रुपया है। कंपनी डिक्लेयर 60% डिविडेंड, कंपनी ने 60% डिविडेंड देने का सोचा। डिविडेंड मतलब जो भी अमाउंट फेस वैल्यू का 60% लोगों को बांटने का सोचा, ठीक है ना। तो आपको पहले तो बताना सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, भूलना नहीं, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। और डिविडेंड का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, डिविडेंड का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में से निकाला जाता है। कितने में से निकाला जाता है, फेस वैल्यू में से निकाला जाता है। तो कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है, 60% डिविडेंड मिल रहा है। 60% किसका, आपको फेस वैल्यू का मिलेगा। तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो एक शेयर पे आपको मिलेगा 60/100 ऑफ फेस वैल्यू। तो डिविडेंड हमेशा निकाला जाता है इस तरीके से, कितना परसेंट डिविडेंड है, 60% किसका, फेस वैल्यू का। तो ये आपको एक शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अब कितने शेयर है, 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम हो जाएगा। शुरू करते हैं बढ़िया से, लुक एट दिस। सबसे पहले हम निकालेंगे सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। कितनी है मार्केट वैल्यू, परफेक्ट, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कितनी है मार्केट वैल्यू, 25, यहाँ पे ये रही 25। तो 25 इंटू कितने शेयर खरीदे हैं, टोटल 50 शेयर की बात चल रही है, तो 50 इंटू 25, 5 इंटू 25 तो 125 हो जाएगा, और ऊपर जीरो लगा देंगे। तो दिस इज द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपको निकालना है डिविडेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। डिविडेंड हमेशा होता है फेस वैल्यू पे, तो क्या बोलेंगे 60% ऑफ फेस वैल्यू। तो 60/100 इंटू फेस वैल्यू, आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कितनी दे रखी है, 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, आप देख पा रहे हो 6 रुपीज आ गया। ये हो गया एक शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड। आपने कितने शेयर खरीदे, 50, तो आप लिखोगे टोटल डिविडेंड रिसीव इज इक्वल टू 50 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 300 रुपया का आपको डिविडेंड मिला था। ये ऐसे ऐसे मत करना है, मेरे को करने की आदत हो गई है, एग्जाम में आप 300 लिखना, समझ में आया। तो 300 रुपीज का क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, क्लियर है। तो डिविडेंड हमेशा किससे मिलता है, फेस वैल्यू पे। डिविडेंड हमेशा किसमें मिलता है, फेस वैल्यू पे, ठीक है ना। और सम इन्वेस्टमेंट किस पे कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अब यहाँ पे द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली डिफरेंस आइटम शोन इन द फिगर कैलकुलेट रिलेटेड सेंट्रल एंगल। आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये जो भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये जो भी आपको टेबल्स दिख रहे हैं, आपको इनको ऐसे वर्टिकली अरेंज करना है इस तरीके से, बराबर।
सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले डिफरेंट आइटम्स लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे आप फूड्स लिख दोगे, उसके बाद क्या लिखोगे परसेंटेज एक्सपेंडिचर, परसेंटेज एक्सपेंडिचर आप लिख दोगे और यहाँ पे आपको लिखना है सेंट्रल एंगल। इस तरीके से आपको एक प्यारा सा टेबल बनाना है, बराबर कि नहीं। फिर यहाँ पे आपको लिखना डिफरेंट आइटम में, पहला फूड आइटम है, फिर ट्रेवल्स है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल देनी है। ये आपको काम अपने से करना है। अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करो, और इसमें क्या करना है कैलकुलेशन करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। कैसे निकालते देखो, यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे 40 दिया ना, तो टोटल पहले फूड आइटम कितनी 100 है, तो 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, और जो भी आंसर आएगा 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और ये आएगा आपका 144। तो ये 144 डिग्री आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 144। बात समझ में आया, इतना इस तरीके से आपको करना है। चलो इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, परफेक्ट 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 72। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, तो 0 से 0 कट, और अब देखना जरा सा, ये 0 यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 1.5 इंटू 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा नीचे लिख दोगे। तो इस तरीके से टेबल बना के, इतना बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल लगता है मेरे को, तो अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A का 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। पहले आपको कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू लिखना है। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे सी का वैल्यू आप देखोगे तो -9 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 और सी का वैल्यू -9। तो चलो ये तो 4 यहाँ पे इन लोग ने वैसे का वैसा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये -4 और -9 प्लस हो जाएगा, आगे ये प्लस आ गया, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40। अब मुझे बताओ 40 0 से बड़ा है क्या, हाँ जी, इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेशन 0 से बड़ा आया। और जब भी डिस्क्रिमिनेशन 0 से बड़ा आता है तब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, सोचो क्या था यार इसमें, ठीक है। अब देखो, अब बॉक्स कंटेंट 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, वन ऑफ पेन इज पिक फ्रॉम द बॉक्स एट द बॉल। बॉल नहीं है पेन है, ठीक है ना, बॉल बोलो पेन बोलो। इट इज द रेड बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके हाथ में रेड बॉल आए। अब मुझे बताओ टोटल रेड बॉल कितनी है, आप देख पा रहे हो टोटल रेड बॉल है, बॉक्स कंटेंट 5 रेड बॉल, तो टोटल रेड बॉल 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे एन ऑफ ए, और ऊपर लिख दिया 5 और नीचे एन ऑफ एस का वैल्यू कितना 13, तो रेड हो गया खत्म। अभी दूसरा एक्टिविटी क्या, ब्लैक बॉल, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, टोटल ब्लैक बॉल 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो यहाँ लिख देंगे 6। क्या था यार इस क्वेश्चन, 3 मार्क्स कैसे देते बोर्ड्स में, 3 मार्क्स के लेते हैं भारी भारी क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, और आपको 2 क्वेश्चन दे रखे, कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, 2 ही दे रखे, 2 सॉल्व करने, चलो कोई हो गया होगा मिस्टेक उनसे, और क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, बराबर, और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, और अल्फा और बीटा रूट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या है, रूट से। तो मुझे बताओ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है उसका एबीसी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा -1। आई होप ये निकालने आपको आता होगा। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए। तो चलो भाई बी का वैल्यू कितना है 5 है ना, और ए का वैल्यू कितना 1, तो सम ऑफ रूट आ गया आपको -5, बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला पढ़ा आपने सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है अपने आप में -1 है, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना, तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। आई होप ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा। चलो भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला था -5, तो ब्रैकेट के अंदर -5 पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने -1 निकाला है, ये 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा, दिस इज 27 आ गया।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा सिंपली आ गया। अब निकालना है हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। चलो अब वैल्यू आपको पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने -5 निकाला था, 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने -1 निकाला था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 निकाला था। -5 का क्यूब क्या होता है? परफेक्ट माइनस ऑफ 125। गलती नहीं करना साइन वगैरह में, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सही है, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, और ये 15 आप जैसे ही माइनस करोगे तो आपको ये लगभग मिल जाएगा माइनस ऑफ 110। तो ये आंसर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, दैट इज 110। सिंपल है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है, चांसेस ज्यादा भी है इसके। द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम द 1 to 150, 1 to 150 के ऑड नंबर का सम आपको निकालना है। तो मुझे बताओ 1 से लेके 150 में नंबर्स, ऑड नंबर कौन कौन से? पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, और ऐसे करते करते लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 149। तो पहले सबसे पहले पता करना पड़ेगा 1 से लेके 149 तक कितने ऑड नंबर है, उसके लिए हमें टीएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन नहीं पता है कि ये कौन से पोजीशन पे है, 10वें पोजीशन पे कि 5वें पोजीशन पे। आपको पता है एक लाइन है, और लाइन में जो आखिरी वाला आदमी है उसका नंबर आपको पता है कि आखिरी वाला आदमी 50वां आदमी है, तो आप बोल सकते हो लाइन में टोटल 50 लोग लगे, तो आपको आखिरी वाले आदमी की पोजीशन पता कर लो ना। सही बात है कि नहीं? तो 149 का पोजीशन क्या है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टीएन। मुझे बताओ ये 149 क्या है? ये लास्ट टर्म है, ये आपका टीएनथ टर्म है, nth पोजीशन वाला टर्म, दैट इज टीएन। तो फॉर्मूला लगाएंगे टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, बराबर। तो लास्ट पोजीशन वाला टर्म, तो लास्ट पोजीशन वाला टर्म क्या है आपके पास? यहाँ पे लास्ट पोजीशन वाला टर्म है 1 ऑफ 49, 149। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, एन, एन मतलब क्या नहीं पता, टोटल टर्म कितने हमें नहीं पता, और डी कितना है देखो, 3 में से 1 गया तो 2। चलो भाई इसको यहाँ भेज दो, तो ये माइनस होके 148 हो जाएगा, इधर n माइनस 1, इधर इंटू पे 2 बचेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड हो गया, इधर बच गया n माइनस 1। तो डिवाइड होने के बाद हो जाएगा 74, और माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो आपको n का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 75। देखो प्लस कर लो 75। तो आप बोल सकते हो 1 से लेके 150 के बीच में तक टोटल 175 ऑड नंबर होते हैं। अब उन सारे ऑड नंबर का आपको सम निकालना है। तो सम के लिए बस फॉर्मूला बताता हूं आपको, डायरेक्ट लास्ट टर्म जब पता होता तो कौन सा लगाने का, वो ये वाला है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सिंपल। सम कितने टर्म का सम निकालना? आप 75 टर्म का सम निकाल रहे हो। n कितना है? 75 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, और लास्ट टर्म कितना है? 149। अब दोनों को प्लस कर लो, तो दोनों को ब्रैकेट के प्लस करूंगा 150 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 75 अपॉन 2, तो 2 1 जा 75 जा, तो 75 इंटू 75 हो जाएगा 56, तो दैट इज 56। तो आप करके देख लेना क्या आएगा आंसर, 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 5625, एंड दिस इज द सम ऑफ 75 टर्म्स ऑफ द ऑड नंबर। ऑड नंबर का 5625 आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586, मतलब 586 रुपीज पे आपको टैक्स लगने वाला है। कितना परसेंट टैक्स लगने वाला? 18%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट? बेल्ट का प्राइस कितना होगा भाई? देखो जो भी दुकानदार को आप प्राइस दोगे तो उसमें टैक्स वाली वैल्यू और जो भी ओरिजिनल प्राइस ऐड करके तो दोगे ना, तो पहले टैक्स पता कर लो कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। परसेंटेज तो पता है, अमाउंट पता कर लो। तो आप क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट? 18%। किसका 18%? वेरी गुड, 586 का। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 18 डिवाइड बाय 100 इंटू 586। देखो 2 जीरो है, तो 2 बार पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 5.8 ऑफ 6। तो आप 18 इंटू 5.86 कर लो, 8 5 40 और 44, 0685। तो 8 14 1 कैरी 13 1 कैरी 10, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 10348। दो नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी।
अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कितना पैसा वो पे करेगा, द व्हाट प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कंज्यूमर। तो प्राइस क्या हो जाएगा कंज्यूमर के लिए, बड़ा सिंपल है, क्या प्राइस हो जाएगा, प्राइस फॉर द कंज्यूमर हो जाएगा, फॉर कंज्यूमर बिकम, कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना था 586 था, और उसमें जीएसटी कितना है प्लस 103.48 जीएसटी भरना है। तो देखो ऐड कर लो दोनों को, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नहीं है मतलब, और 103.48 यहाँ पे बराबर, ये 48 हो जाएगा, ये 9, ये 8 और ये 6, तो आंसर हो जाएगा 689.48। ये उसको बेल्ट का प्राइस पड़ेगा आफ्टर पेइंग जीएसटी। ओके, अब यहाँ पे आपको एज्यूम मीन मेथड से आपको इसका मीन निकालना है, एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना है। मैं इस क्वेश्चन को आप पे छोड़ूंगा, देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ट्राई करें, सॉल्व करें, चलो कर ही लेते हैं। स्पीड में थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरे को, इसको बड़ा बन जाएगा नहीं तो। लुक एट दिस, वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं बन जाए इसके लिए टेंशन है, बट चलो आप तो देख ही लोग मेहनत करने वाले हो। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉलम्स बनाने, टोटल यहाँ पे हमें कितने 5 कॉलम बनने पड़ेंगे बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, थोड़ा सा मेसी बनेगा बट स्टिल आप मैनेज कर लेना। कुछ इस तरीके से कॉलम बनेंगे। सबसे पहले जो मेन चीजें ऊपर लिखनी है वो लिख लेते हैं, क्लास आता है, फिर यहाँ आता है क्लास इंटरवल, बराबर कि नहीं। फिर क्लास इंटरवल के बाद यहाँ पे हमें लिखनी पड़ती है आई थिंक डेविएशन। डेविएशन होता है आपका डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस मीन एज्यूम, जो भी आप एज्यूम करने वाले हो नाम बताते क्या है। फिर यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आएगा आपका जो भी आपका एफ आई इंटू डी आई, दैट इज फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ आई इंटू डी आई एंड में। चलो पहले क्लास देखते हैं क्या है, तो सबसे पहला क्लास आप देख पा रहे हो 200 से 240। उसके क्लास का इंटरवल क्या होगा, क्लास का इंटरवल होता है दोनों क्लास का प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना, 200 प्लस 240 करो और डिवाइड बाई 2 करो, तो आपको 220 मिल जाएगा, उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से पहले ये दो कॉलम आप कंप्लीट कर लो, फिर 240 से लेके 280 तक है, फिर 280 से लेके 320 तक है, 320 से लेके 360 तक है, और 360 से लेके 400 तक है ना, यहाँ तक का काम हो जाएगा। अब आपको इनका इंटरवल निकालना, क्लास मार्क निकालना है, तो उसमें 20-20 मिला के आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। देखो दोनों को ऐड करके क्या करना है, परफेक्ट मीन लेना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। ओके, क्लास मार्क। अब आपको यहाँ पे डेविएशन पता करना है, डेविएशन कैसा पता करेंगे, एक्स आई में से, मतलब आप यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्स आई, बराबर ना, एक्स आई में से ए माइनस करना। अब ए क्या है, आपको इस क्लास इंटरवल में से किसी को भी एज अ मीन एज्यूम करना है, किसी को भी एज अ क्या करना है, मीन एज्यूम करना है। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे 300 को मीन एज्यूम करते हैं, तो एक्स आई मतलब क्या होगा, 200 में से 220 में से आपको 300 माइनस करना, तो -80 हो जाएगा। इस तरीके से आया समझ में। तो क्या करेंगे, आपको 200 में से 300 माइनस करेंगे तो -80 हो जाएगा, 260 में से 300 माइनस करेंगे तो -40 हो जाएगा, बराबर। 300 में से 300 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 340 में से 300 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 380 में से 300 करेंगे तो 80 हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना था, सिंपल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एफ आई फ्रीक्वेंसी लिखना। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ है, फ्रीक्वेंसी तो आपको टेबल में दे रखी है, पहली 5 है, फिर 10 है, तो 5, 10, 15, 12 और 8, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना एफ आई इंटू डी आई का, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका ये भी 400, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1200 इंटू 40, 12 इंटू 40, तो देखो 12 इंटू 40 हम करते हैं यहाँ पे, 4 टू 8, 4 और 480, 480, और ये हो जाएगा 640, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इनका प्लस करना है, किसका प्लस करना है, फ्रीक्वेंसी का प्लस करना है, और एफ आई डी आई का प्लस करना है, मतलब जिसको हम टोटल बोलेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो ये हो जाएगा, देखो ये 5, 15, 15, 15, 30, 30 और 12 हो जाएगा 42, 42 और ये हो जाएगा 50, सही है। इनका भी प्लस कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा प्लस करते समय दिमाग लगाना
ये 400 है ना, तो 400 480 में से माइनस कर दो तो 80 बचेगा, तो इन दोनों का काम हो गया हमारा, बराबर। मैं मन में कर रहा हूँ, 80 बचेगा। अब इसमें से 400 माइनस करेंगे तो 240 बचेगा, बराबर ना। ये 400 को 640 से माइनस कर दिया, इनका भी काम हो गया। अब इनको प्लस ही करना बाकी, तो ये हो जाएगा आपका 320, बराबर। ये 320 आ गया। कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखो थोड़ा प्लस माइनस में ऊपर नीचे हुआ तो कमेंट करके मुझे बता देना, ओके। अब हमें मीन निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई, और हमें पास एफ आई है, तो सबसे हम निकालेंगे डी बार, और डी बार होता है एफ आई डी आई का जो हमने प्लस किया है वो अपॉन एफ आई का प्लस। तो एफ आई डी आई का प्लस 320 आया और ये 50 आ गया, तो 0 से 0 कट, और इसको आप डिवाइड करोगे 32 डिवाइड बाई 5, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 लगा देंगे यहाँ पे, और 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका 6.4, करेक्ट है। 6.4 आया, और एज्यूम क्या किया था हमने, 300, तो हमारा यहाँ पे मीन निकल के आएगा, ये तो हम लिख लेते हैं। मीन निकल के क्या आएगा, देखो जरा, मीन निकल के आ जाएगा एज्यूम प्लस डी। तो मीन कितना, एज्यूम कितना किया था 300, और डी कितना है 6.4, तो मीन निकल के आ गया 306.4। देखो अगर नहीं दिख रहा है तो देखो मीन निकल के आ गया 306.4, मतलब ए में डी बार को ऐड कर दिया, ये होता है मीन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दिख रहा पूरा अच्छे से, मैं साइड में हट जाता हूँ, पूरे क्वेश्चन को देख लो कैसे किया है। अब देखो सारे क्वेश्चन, अब मैं 3 क्वेश्चन और बचे, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो सिंपल सा है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पहले इसका क्लास इंटरवल लेना है, और क्लास इंटरवल के हिसाब से म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करके ऐसे ऐसे ग्राफ बनाना, ओके। ये थोड़ा सा है लीनियर इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स, टाइप्स ऑफ बॉक्स ए और बी टाइप का बॉक्स है, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, 10 टन, मतलब ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। तो एक पूरे ट्रक के अंदर 10 टन का माल भरा जा सकता है, और उसके अंदर हम ए और बी नाम के बॉक्स भर रहे हैं, ठीक है ना। तो 150 बॉक्स हमने ए के भरे, और 100 बॉक्स हमने बी के भरे, और ट्रक को हमने लोड कर दिया 10 टन तक, मतलब उसकी पूरा 10 टन भर ही दिया, पूरा का पूरा माल क्या था 10 टन का भर दिया। तो अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, 150 कितना था 150 ना, तो 150 मान लो कि वेट ऑफ बॉक्स ए एक्स मानते हैं, और वेट ऑफ बॉक्स बी वाई मान लेते हैं। तो पूरा वेट कितना होगा, तो 150 ए के बॉक्स थे तो 150 इंटू एक्स, और 100 थे तो 100 इंटू वाई, और टोटल कितना 10 टन, 10 टन मतलब होता है 10,000 किलो। सिंपल, ये मिल गया आपको इक्वेशन 1। दूसरा बात करते हैं, फिर 260 ए का भरा, और 40 बॉक्स बी का भरा, और कैसे भरा, इस तरीके से भरा कि जो हमारा ट्रक है इट स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्स ऑफ बेड इज फुली लोडेड, वापस से फुली लोडेड हो गया। कैपेसिटी 10 टन की, मतलब 10 टन हमने वापस से भरा, तो 260 बॉक्स ए के भरे, मतलब क्या हो जाएगा 260 ऑफ एक्स, और 40 बॉक्स बी के भरे, और वापस कितना बढ़ा 10 टन भरा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो आपको ए और बी बॉक्स के वेट पता चल जाएगा, ए और बी का कितना वजन था। तो देखो 0 0 पहले कट हो जाएंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब यहाँ पे 15 बच गया, 10 बच गया, और यहाँ पे 1000 बच गया। वापस से ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये दोनों तरफ 5 से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 20y हो जाएगा, और ये 5 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मॉडिफाई होकर ऐसा कुछ बन जाएगा आपका, थोड़ा सिंपल। इसको अगर हम 0 0 से कट करेंगे तो देखो 0 0 0 कट। अब 2 से करेंगे तो 13x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये 500 हो जाएगा। और आप बोल सकते हो ये इक्वेशन 2 है मॉडिफाई वर्जन में। अब आपको इक्वेशन, ओके इसका 0 कट हुआ था ना, तो ये 5 10 बचा था, तो ये इधर 2 आएगा, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। मैं बताऊं क्या करना है, इधर प्लस लिखा ना, यहाँ पे भी प्लस लगा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। आपका y कट हो जाएगा, x वाला टर्म बचेगा, और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो। इतना तो आप कर सकते हो, मैंने इतना सारा किया था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको नंबर दे रखे और उसके ऊपर हम लोग एक चक्कर को घुमाने वाले हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। देखो 8 कितनी बार आ सकता है, पूरे प्रोबेबिलिटी में 8 एक बार आ सकता है, और टोटल नंबर कितने, टोटल 8 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 गेटिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 8 कितनी बार आ रहा है डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो 8 तो एक ही बार आ रहा है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने 8, तो 1/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, मुझे बताओ इस पूरे चक्कर में इवन नंबर कितनी बार आ रहे हैं, इवन नंबर कितनी बार आ रहे हैं सेकंड वाले के लिए, इवन नंबर कितनी बार आ रहे हैं, इवन नंबर है 2 4 6 और 8, तो टोटल इवन नंबर कितने हैं, टोटल इवन नंबर है, मान लो इसको ए बोलते हैं, तो टोटल इवन नंबर 4 बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो एन ऑफ ए दैट इज इवन नंबर अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 4 डिवाइड बाय 8, वो हो जाएगा आपका 1/2, सिंपल था। फिर क्या है, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2, दो से बड़े कितने नंबर है, दो से बड़े कितने नंबर है, यहाँ पे तीसरा वाला सवाल है ये, तीसरा वाला है, दो से बड़े कितने नंबर है, दो से बड़े हैं ग्रेटर देन 2 तो 3 4 5 6 7 8, तो आप बता सकते हो कितने नंबर हो गए टोटल, वो हो जाएंगे दो से बड़े, लेट से इसको बी इवेंट नाम बोलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, 6/8, दो से थ्री जा और फोर जा, तो ये हो जाएगा 3/4, आगे समझ में, 2 से डिवाइड कर दिया, और लास्ट वाले का आंसर आप कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। तो आई होप आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हुआ होगा, मैं थक गया था एट द एंड में, तो मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ यहीं पे, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।